नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है न्यू अतुल्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, थोड़े दिन पहले आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन में आपकी जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं, यानी नोटिफिकेशन आया है 2023 का। आपको पता है इसी वर्ष 2022 का भी एमपीपीएससी आपके साथ हुआ है। उसमें ज्यादा पद थे, इस बार 227 पद होंगे। और आपके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, योग्यताएं क्या हैं, आयु क्या है, इन सब के बारे में हम थोड़ी सी आज विशेष चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में विशेषतः मैं आपको सिलेबस के पैटर्न के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। साथियों, जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपको नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, और नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि भाई जो एग्जाम आपका हो, मतलब ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी आपकी 22/9/23 से, यानी 22/9/23 इसी माह में, यानी 22 तारीख से लेकर के तो आपकी 21 तारीख तक 12 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये चीज ध्यान रखें भाई, ये चीज आप ध्यान रखें। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस, दूसरा होता है सी सेट का। तो जीएस जो है, प्रथम पत्र प्रश्न पत्र जो है, इसमें सामान्य अध्ययन के बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी चीजें हैं। 10 यूनिटें हैं, उन 10 यूनिटों में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, और आपको हर एक बारीकी से हर एक चीज एमपीपीएससी की हमारे न्यू अतुल्य एकेडमी में बिल्कुल मुफ्त कराई जा रही है साथियों। और दूसरी चीज है भाई, द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यानी सी सेट का ये पेपर होने वाला है। पहला जो पेपर है वो 10 बजे से 12 बजे तक होगा साथियों, और दूसरा जो पेपर होगा वो 2:15 से 4:15 बजे तक आपका होगा। देखिए, एक चीज और मैं बता दूं आपको, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भाई ये तो ठीक है। अब एक और चीज यहां पे क्या आ जाती है भाई, कि भाई आयु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आयु जानना। तो आयु एक चीज ध्यान रखिएगा, गैर वर्दीधारी पदों पर 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना हो, यानी 40 वर्ष की आयु तक है। और वहीं पे वर्दीधारी पदों पर, जैसे आपका डीएसपी वाला पद हुआ, तो वहां पे 21 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष की आयु तक आप यहां पे डीएसपी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। आयु जो गणना की जाएगी वो 1/1/24 से की जाएगी साथियों, 1/1/24 से आयु आपकी की जाएगी। और भाई एक और चीज ध्यान रखें, एक और चीज ध्यान रखें कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको जीएस, जीएस भी कितने नंबर का होगा भाई, 200 नंबर का होगा। और एक होगा सी सेट, ये भी कितने मार्क्स का होगा भाई, ये भी 200 नंबर का होगा। तो भाई जीएस का जो पेपर है, आपको पता होगा कि जो सी सेट का पेपर है ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी 40% अंक आपको लाना पड़ता है इसमें, और क्वालिफाइंग पेपर है। लेकिन आपको कहां पे टारगेट करना है, जीएस में आपको टारगेट करना रहेगा। और जीएस में भी किस तरह से टारगेट करना है, 10 यूनिटें दी गई हैं। पिछली बार के पेपर हमने देखा सिंपल पेपर था, इसलिए कट ऑफ भी ज्यादा गया है, पद भी भले ही ज्यादा थे। तो इस बार हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़ा सके, और कहीं ना कहीं यूपीएससी के पैटर्न के आधार पर आपका ये प्रश्न पत्र हो सकता है, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने बहुत टफ पेपर दिया था, आपको ध्यान हो तो। दूसरा है सी सेट, जो मैंने क्वालिफाइंग पेपर बताया। जीएस में आपकी 10 यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स हो गई, 10 यूनिट्स होती हैं। अब भाई परीक्षा योजना के बारे में देख लें भाई। देखिए, राज्य सेवा परीक्षा में क्रमिक राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होती है, यानी पहले होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू होता है साथियों, इंटरव्यू होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो 400 नंबर का हो गया दोनों मिलाकर के, 400 केवल ये क्वालिफाइंग है, ये मेंस में नहीं जुड़ते हैं। उसके बाद में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, इसमें कितने पेपर होंगे साथियों, आपके 6 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं, तो इसमें 6 पेपर होते हैं। जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 है, मैं संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं आपको। पेपर 1 300 नंबर का, पेपर 2 भी 300 नंबर का, पेपर 3 भी 300 नंबर का, पेपर 4 जो होगा आपका वो 200 नंबर का, पेपर 5 भी आपका पेपर 5 आपका 100 का। और हिंदी का जो पेपर होगा लास्ट, ये निबंध का बात कर रहा हूं मैं, निबंध की बात कर रहा हूं। और जो पेपर 6 होगा आपका हिंदी का, वो कितने मार्क्स का होगा, वो भी 200 नंबर का। ऐसे कैलकुलेट करने में कितना हो जाएगा भाई, तो याद रखिए 1400 नंबर का आपका मेंस होता है। कितने नंबर का,
1400 नंबर का आपका मेंस होता है। वहीं पे साक्षात्कार जो होगा वो आपका 175 नंबर का होता है। साक्षात्कार कितना का 175 मार्क्स का होता है। तो टोटल कुल मिलाकर के 1575 में से ही मेरिट लिस्ट बनती है आपकी। यानी अगर आपने मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, आप जाएंगे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए, तो आपके सामने क्या आएगा भाई, 1575 नंबर का आपके पास सिलेबस, मतलब आपके नंबर देखने को मिलेंगे। यदि इसमें से आप 800 प्लस लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पद मिलना आसान हो जाता है। तो याद रखिए लगभग आधे ही नंबर हमें मेंस में लाने हैं, मेंस और इंटरव्यू में। अगली चीज बात करें भाई, हम किसकी बात कर लेते हैं, जो जीएस है, जीएस के सिलेबस की। इसमें मैंने बताया आपको 10 यूनिट होती हैं। तो पहली यूनिट में क्या आ जाता है मेरे भाई, तो मध्य प्रदेश का इतिहास की बात आ जाती है, संस्कृति की बात आ जाती है और साहित्य की बात आ जाती है। यानी मध्य प्रदेश के इतिहास की संपूर्ण घटनाएं पूछी है और प्रमुख राजवंश। आप देखिएगा इसके अलावा मध्य प्रदेश में से कुछ नहीं आता। तो बेटा फालतू की चीजें पढ़ना छोड़िए, मध्य प्रदेश की प्रमुख घटना और प्रमुख राजवंश के बारे में ही आप पढ़ें। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, भाई जो 1857 की क्रांति के पश्चात जितने भी मध्य प्रदेश से जितने भी शूरवीर निकले हैं हमारे, उनके बारे में हमें यहां पे पढ़ना है। उसके बाद तीसरा है प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला के बारे में है। फिर जनजातियां, हर बार जनजातियों से एक दो प्रश्न, या तो भील, सेहरिया या फिर गोंड, किसी से भी आपका प्रश्न, या उपजाति जो इनकी होती है उनसे प्रश्न आ सकते हैं। तीसरा, चौथा आ जाता है, चौथा पांचवा, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व पूछ लिया यहां पे। तो याद रखिए बेटा, आपको क्या है भाई, जनजातियां तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ आप इनके प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी पढ़ते हुए चलें, तो आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा उसमें। मुश्किल से 10 से 15 आपके व्यक्तित्व हैं महत्वपूर्ण, जिनमें से आपके एक प्रश्न आपका बन जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब भारत के इतिहास की बात कर लेते हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास, यानी दूसरी यूनिट है भैया। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं पूछिए, घटनाएं पूछिए और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहां पे मध्य प्रदेश के इतिहास की केवल घटनाएं और राजवंश के बारे में ही पूछा है। इसलिए आप हर वर्ष देखेंगे एक राजा का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किस राजवंश से था। तो यहां पे क्या है, यहां पे तो सारा प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं दी हुई है, लेकिन यहां पे ये सारी चीजें नहीं दी हुई हैं, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए हैं। ये भाई धार्मिक सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, चाहे हम राजा राम मोहन रॉय को ले लें, चाहे दयाराम साहनी को ले लें, या फिर दयानंद सरस्वती को ले लें, या हम किसी को भी ले लें, तो ये चाहे विवेकानंद को ले लें या परमहंस को ले लें, तो ये क्या रहे हैं भाई, हमारे सामाजिक सुधारक रहे हैं। तो इनको, इनके बारे में हमेशा पूछता है। फिर स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यहां पे स्पष्ट है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर से आप केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चले तो आपका काम बन जाएगा। सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है भैया आपको। फिर स्वतंत्रता के पश्चात जो भी हमारा एकीकरण यानी राज्य का जो पुनर्गठन हुआ है, राज्यों के पुनर्गठन हुए हैं, उन राज्यों के पुनर्गठन के बारे में हमारे इसमें बताया जाता है, मतलब पूछा गया है। इसके बाद में तीसरी यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल। भाई वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत, और ये तो आप कर लेंगे भाई, थोड़ा सा है इसमें। उसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु कौन कौन सी है, कितने भाग में बटी हुई है जलवायु, किस किस के अनुसार 5 भाग है, 11 भाग है, 9 भाग में, कितने भाग में बटी हुई है, ये पूरा पढ़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन, इस बार पूछा गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं। आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी जो डैम बना हुआ है उससे या पावर प्लांट बना हुआ है उससे प्रश्न बनते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित
उद्योगों के बारे में पूछा जाता है। फिर भारत एवं विश्व का भूगोल आ गया भाई। विश्व, भारत एवं विश्व के भूगोल में भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, भौतिक विशेषताओं, प्राकृतिक प्रदेश के बारे में, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी, इनके बारे में हो गया। फिर सामाजिक भूगोल, जनसंख्या संबंधी, जनांकीय, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधि के बारे में। उसके बाद आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात। इस बार उद्योग से प्रश्न आया है, पिछली बार भी आया था, आपको पता होगा। तो पिछले बार में आपसे पूछा था महारत्ना कंपनीज के बारे में भी पूछा था। फिर है विश्व में महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत। फिर विश्व में प्राकृतिक संसाधन हैं, तो इन चीजों से आपके प्रश्न आने हैं। फिर पांचवा आ जाएगा राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में आ जाएगा। राज्य की यानी मध्य प्रदेश की संवैधानिक राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको यह करना है कि भाई राज्यपाल का कोई आर्टिकल तो पूछ नहीं रहा है, वो आपको पता है, ना ही मंत्रिमंडल, विधानसभा या उच्च न्यायालय के आपसे वो पूछ रहा है। बस उसका पूछने का यह है कि भाई इनमें से कौन से मध्य प्रदेश के गवर्नर नहीं रहे हैं, या इनमें से कौन इतने नंबर के गवर्नर थे। तो ऐसे नंबरिंग के साथ पूछता है, इसीलिए एक शीट बनाइए और आप उसमें थोड़ा सा देखिए कि भाई हाँ ये इस समय ये लोग थे। तो यहां पे आपकी ये चीज खत्म। फिर मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, इसमें से बहुत ज्यादा आता नहीं है, एक दो प्रश्न आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, एक आध प्रश्न भी आ जाए तो। राज्य की अर्थव्यवस्था भाई, मध्य प्रदेश की जनांकीय एवं जनगणना, मध्य प्रदेश की जनगणना इंपॉर्टेंट है भाई। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना यहां पे आपसे पूछेगा। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां यानी अनुसूचित जातियों के बारे में है। जनजातियां तो आपके पहले पेपर में भी है, यहां पे भी इन्होंने जनजातियां दे दी हैं। अब अगला है छठवीं जो यूनिट है, भारत का संविधान एवं शासन प्रणाली। अब देखिए आपको 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से ना पढ़ते हुए केवल 1919 और 1935 का अधिनियम ही आपको पढ़ना है। उसके बाद 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी आप पढ़ लें तो ज्यादा बेटर है। संविधान सभा यानी संविधान सभा क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। तो याद रखिएगा मेरे भाई लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब यहां पे हो जाता है कि भाई हमारा जो संविधान है वो किस तरह से निर्मित हुआ है, संविधान कैसे बना हुआ है, तो उसके बारे में। फिर संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद के बारे में पूछ लेंगे। फिर नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, यहां पे क्या पूछा जाएगा, डीपीएसपी पूछा जाएगा। फिर नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, यही संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी आर्टिकल 368 के पूछा जा सकता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था के बारे में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी एक चीज याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात नीति के बारे में। फिर वित्तीय संस्थाएं पूछ ली जाएंगी। उसके बाद प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे, सेबी हो जाएंगे, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था हो जाएगी यानी एनबीएफसीज हो जाएंगी। तो ये चीजें हमारे अर्थव्यवस्था में आ जाएगी, यहां से ये अर्थव्यवस्था का काम हो जाएगा। फिर आएगा विज्ञान एवं पर्यावरण। तो विज्ञान और पर्यावरण में साथ में देखिएगा विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों को इसमें पूछा है, जितने भी विज्ञान के सिद्धांत थे। फिर भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा है। फिर है पर्यावरण एवं जैव विविधता के बारे में, पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में, पोषण आहार और पोषण तत्व, इसमें से हर बार एक प्रश्न पूछता है, इसमें से एक बार प्रश्न पूछता है। फिर मानव शरीर संरचना, आपको पता है सबसे फेवरेट एमपीपीएससी का प्रश्न होता है आंखों से रेटिना वगैरह वाला, तो वहां से आ जाएगा। कृषि उत्पाद और तकनीकी, फिर खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों से प्रश्न आ जाएगा। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन से प्रश्न बनता है साथियों। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिकी घटना, यानी ये करंट अफेयर हो गया भाई, करंट अफेयर हो जाता है। फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और साइबर सिक्योरिटी,
ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स, ये हमारा यूनिट 9 में। और यूनिट 10 में क्या है भाई, राष्ट्र एवं प्रादेशिक संवैधानिक और संवैधिक संस्थाएं, यानी यहां पे आयोग पूछे हैं। कितने आयोग है भाई, भारत निर्वाचन आयोग है, राज्य का निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीएजी, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, उसके बाद महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, एससी एसटी पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, उसके बाद सतर्कता आयोग, फिर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण होगा ये, फिर खाद्य सुरक्षा से लेकर के प्रश्न होगा। तो ये हमारी जीएस की 10 यूनिट में से आया है। तो ये मान के चलिए प्रति यूनिट 10 प्रश्न यहां पे देखने को आपको मिल सकते हैं। प्रति यूनिट बोला है मैंने, प्रति यूनिट बोला है क्योंकि 10 है तो 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे उसमें, और 100 क्वेश्चंस कितने नंबर कंटेन करते हैं, तो 200 नंबर कंटेन करते हैं। अगली चीज है द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि और प्रशिक्षण। इसमें केवल आपको 40% अंक लाने हैं, जिसमें आप उत्तीर्ण हो जाते हैं। फिर है इसमें कौन सा है, बोधगम्यता होती है, संचार, दूसरा है कौशल, संचार कौशल, सही अंतर, व्यक्तिक कौशल, उसके बाद है तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, फिर निर्णय लेना या समस्या यानी डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन है यूनिट 4 में। यूनिट 5 है सामान्य मानसिक योग्यता भी है भाई। फिर 6वें में आधारभूत संख्याना और संख्याएं एवं उनके संबंध विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा का स्तर आंकड़े का, यानी 10वीं कक्षा तक के चीजें आपको यहां पे आएंगी। इसके बाद हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं, यानी एक चीज याद रखिएगा कि बहुत सिंपल सा पेपर आता है। और एक चीज याद रखिएगा कि भाई जैसे हमारे फॉरेस्ट एग्जाम को अगर छोड़ दें तो फॉरेस्ट में क्या होगा, फॉरेस्ट में इसमें ज्यादा हमें नंबर लाने होंगे, उधर तो हमें क्वालिफाई करना ही करना है, लेकिन अगर से इधर भी हम अच्छे नंबर ले आते हैं तो हमारे ये मान के चलिए फॉरेस्ट के लिए भी हम वो हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। फॉरेस्ट के एग्जाम का भी मेंस होता है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रीलिम्स है। जो एक और मैं आपको चीजें बता दूं, एक और चीज मैं आपको बता दूं साथियों, कि भाई जो आपका एग्जाम डेट है वो कितनी तारीख है, 17, 12, 23 रविवार के दिन होगी। 17 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है। और इसकी फॉर्म कब से भराने लगे हैं, 22 तारीख से लेकर के तो भाई 21 तारीख तक भराएंगे अगले महीने की, यानी 22/9 से लेकर के 21/10 तक आपके फॉर्म भराएंगे। पूरा 1 महीने का समय दिया है साथियों। अच्छे से पढ़िए, अपने जीवन को सफल करना है। देखिए घूमना फिरना तो चलता ही है सबका, लेकिन कुछ समय के लिए वो बंद करें, लाइब्रेरी में बैठे और जहां आपको अच्छा लगता है वहां पे पढ़े साथियों। और आपको अगर फ्री में क्लासेस उपलब्ध होंगी तो इसी चैनल पे होंगी। फ्री में क्लासेस उपलब्ध, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर है, चाहे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है। एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके साथ रहेंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार, राम राम, जय महाकाल।